आज हम बात करेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एज द नेम itself says, it is autonomic, so it is involuntary, you cannot control it. But is it true? You know, yogi can regulate their heart rate. Person who practice meditation, mindfulness can modulate their sympathetic tone, can modulate their sympathetic tone। जैसे कि कोई पेशेंट की हाई इमोशनल कोशेंट हो और वो पेशेंट बोल रहा हूँ, कोई पर्सन कोई हाई इमोशनल कोशेंट हो, उसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा हो, तो वो कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आएगा तो वो अपने सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम कर सकता है ना। जैसे हमारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं, हम एंग्री हो जाते हैं तो हमारी ट्रेमर होने लगती है, हाथ में ट्रेमर होने लगती है, हमारी थिंकिंग ब्लर हो जाती है, समझने की क्षमता, अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग, वो सब ब्लर होने लगती है और इमोशन में हम चले आते हैं, कहते हैं ना, वो सब हो जाती है। हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, राइट। तो ये सब जो होती है, और जो पेशेंट की हाई इमोशनल कोशेंट हो, जो पेशेंट, मैं पेशेंट बहुत देखता हूँ इसलिए पेशेंट चले जाते हैं। तो उस पर्सन जो मेडिटेशन करती हो, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज सब ज़्यादा करता है, तो वो सब तो ये सब को कंट्रोल कर सकता है। तो ये तो टोटली ऑटोनोमिक तो नहीं हुआ, वो वैसा पर्सन सब तो कंट्रोल कर लेता है कुछ पार्शियली, राइट। लेकिन ये पार्शियली कंट्रोल, ऑल्दो दे कैन कॉन्शियसली कंट्रोल दीज एक्टिविटीज़ partially, though consciously control it partially, but वैसे पर्सन भी ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे हमारी रेस्पिरेटरी सेंटर है, कार्डियक सेंटर है, राइट, कार्डियक सेंटर है, इनवॉलंटरी सेंटर सब जैसे होती है, सैलोइंग करवाती है, सैलोइंग रिफ्लेक्स सेंटर होती है, वोमिटिंग सेंटर होती है, वो सब तो इनवॉलंटरी चल रही है। तो कुछ पार्टली कुछ कंट्रोल कर लेता है, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी कहे या कि मोर देन 95% ऑफ जो फंक्शन है इस सिस्टम की वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, वैसे महायोगी सब भी नहीं कर पाती है। इसीलिए अभी तक हम इसको ऑटोनोमिक शब्द ठीक ही है आई मीन इन माई फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। मेरी हिंदी सुधार हो रही है पहले से, लेकिन उतनी सुधार नहीं हो रही, इसलिए मुझे बीच बीच में इंग्लिश मिक्स करना पड़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब डिफिनीसन हम देख लिए, अब उसकी एनाटोमी को देखिए हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। तो आप सब जानते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होती है वो मास्टर सेंटर कहलाती है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की मास्टर सेंटर। इसमें आपकी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को मॉड्यूलेट होती रहती है। और मान लीजिए तराजू है, इस साइड में सिंपैथेटिक है, इस साइड में पैरासिम्पैथेटिक है, कौन ज़्यादा होती है कौन कम होती है ये हाइपोथैलेमस मॉड्यूलेट करती रहती है। और ये हाइपोथैलेमस किसके प्रभाव में रहती है, और इसकी सर्किट आपकी कॉर्टेक्स में भी गई होती है, जो हमारी फ्रंटल कॉर्टेक्स से उधर गई होती है, लिम्बिक सिस्टम में इसकी सर्किट गई होती है। लिम्बिक सिस्टम में क्या होती है आप जानते हैं, ये इमोशन सब जितने हुए, पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन सब यहाँ रेगुलेट होती है, फियर, राइट। तो इस सब जैसे कुछ इमोशन हो गई है तो हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की डिसबैलेंस हो जाती है ना, क्योंकि इसकी सर्किट यहाँ से है, राइट। और हम इसको कंट्रोल क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इसकी कनेक्शन भी कॉर्टेक्स से है, फ्रंटल कॉर्टेक्स से। तो जो पर्सन की फ्रंटल कॉर्टेक्स अच्छी सी डेवलप्ड हुई हो, जिस पेशेंट का इंटेलिजेंस ज़्यादा हो, जिस पर्सन की इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, वो सब इसकी सिनेप्स इसमें बहुत ज़्यादा रहती है, और ज़्यादा सिनेप्टिक कनेक्शन के कारण से वो सब इसको मॉड्यूलेट कर सकती है, राइट। इसको बोलते हैं कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसे मान लीजिए आई एम गिविंग यू वन सिचुएशन, यू आर इन
so much anger due to some certain circumstances, तो उस वक्त क्या होती है, बहुत हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और हमारी थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग क्यों ब्लर हो जाती है, क्योंकि ये साइड वाली सर्किट ज़्यादा चलने लगती है और हमारा, और यहाँ हाइपोथैलेमस से सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा करंट जाती रहती है, इसीलिए यहाँ पर एनर्जी उतनी नहीं बचती है न्यूरोट्रांसमिशन के लिए, इसीलिए ये भाग हमारी फ्रंटल कॉर्टेक्स अच्छी नहीं काम करती है। इसीलिए हम कहते हैं प्रैक्टिस करो हाई इमोशनल कोशेंट को। इमोशनल कोशेंट कहने का अर्थ इधर का ट्रेनिंग करवाओ, फ्रंटल कॉर्टेक्स को जितना ट्रेनिंग करवाओगे उतनी आप हाइपोथैलेमस की उस वक्त आप एंगर में हो, कोई इमोशनल स्ट्रेस में हो, उतनी आप इसको कंट्रोल कर पाओगे और इसलिए इधर ज़्यादा शक्ति नहीं बहेगी, प्रभाव नहीं करेगी, तो इधर के लिए ज़्यादा शक्ति बचेगी। शक्ति कहने का अर्थ तो न्यूरोट्रांसमीटर जब जो एक्सोन सब डिपोलराइज करता है ना, उसकी बात कह रहा हूँ, तो इधर ज़्यादा बचेगी तो ये अच्छे से काम कर पाएगी, राइट। यू नो आवर एनर्जी इज लिमिटेड, our energy is limited. The only thing is that where are you spending it? If you are spending so much energy on this side, you don't have much energy on this side, right? So if you can conserve energy flowing on this side, that energy can be utilized in your understanding, thinking at that stressful situations. इसलिए हम कहते हैं प्रैक्टिस करो इमोशनल हाई इमोशनल कोशेंट बनाने की। इंटेलिजेंट रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, इंटेलिजेंट रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, तो ये आपकी इमोशन, नॉट ओनली इमोशन को इम्प्रूव करी बल्कि आपकी जो सिंपैथेटिक ओवर ड्राइव है, सिंपैथेटिक फायरिंग है, इसको भी इम्प्रूव करी और इसमें ज़्यादा एनर्जी की खपत नहीं होगी, राइट। और जो ये हाइपोथैलेमस है, ये यहाँ से तो आपकी ये जैसे मान लीजिए, फिर मैं यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ, ये हाइपोथैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस से जो सर्किट जाती है ब्रेन स्टेम में जाती है। आपको ये मिड ब्रेन जो होती है, पोन्स होती है, मेडुला, यहाँ पर कार्डियक सेंटर होती है, रेस्पिरेटरी सेंटर होती है, वोमिटिंग सेंटर होती है, सैलोइंग सेंटर होती है, ये सब इनवॉलंटरीली रिफ्लेक्स वाली सेंटर सब होती है। ये सेंटर सबको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स सेंटर, तो ये हाइपोथैलेमस यहाँ से कनेक्ट होती है, राइट। इस सब को बोलते हैं ऑटोनोमिक सेंटर, ऑटोनोमिक सेंटर। और आप सब जानते ही हैं कि क्रेनियल नर्व 3, 7, 9, 10 इसमें आपकी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर रहती है। ये इसकी जो नर्व फाइबर रहती है ना 3, 7, 9, 10, इसमें भी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर साथ साथ ट्रैवल करती है। इसलिए पुपिल में आपको पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स है, सेलिब्री ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स, राइट, टीयर ग्लैंड्स। और ये 10 तो आप जानते हैं, 10 मतलब वैगस नर्व बहुत बड़ी नर्व है, ये आपकी ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट होती है और ये पूरी भिसरा में ट्रैवल करती है। जो जीआई ट्रैक्ट है, होल जीआई ट्रैक्ट में ट्रैवल करती है, ब्रोंकस में इनर्वेट करती है, जो ट्रैक या ब्रोंकस होती है इसकी स्मूथ मसल में इनर्वेट करती है, हार्ट में इनर्वेट करती है, राइट। तो ये बहुत बड़ी लंबी, सबसे लंबी पैरासिम्पैथेटिक बोले या कि सबसे लंबी क्रेनियल नर्व भी वैगस नर्व होती है, इसलिए ये बहुत एरिया आपको कवर करती है। और दूसरी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर सब कहाँ पर रहती है, S2, S3, S4, ये आपकी ब्लैडर स्फिंक्टर और रेक्टल स्फिंक्टर को इनर्वेट करती है, रेक्टल स्फिंक्टर को, राइट। तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर से बहुत लिमिटेड जगह पर है, देख लिए आप, जबकि सिंपैथेटिक फाइबर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। सिंपैथेटिक फाइबर्स बोलो तो मुझे कहाँ पर नहीं है आपके विचार में? I cannot remember any place in the body where there are no sympathetic fibers. If you know, comment it down and I will also learn it from you. So sympathetic fibers is distributed all over the body. आपके जितनी भी ब्लड वेसल्स है, शरीर में जितनी स्वेट ग्लैंड्स है, स्किन में, ऑल ओवर स्वेट ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स, हार्ट, जीआई ट्रैक्ट, ब्रोंकस, ये ब्लैडर स्फिंक्टर, रेक्टल स्फिंक्टर, पुपिल,
ग्लैंड्स, जो सेलेब्री ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स, उसमें भी इनर्वेशन होती है आपकी। नॉट ओनली पैरासिम्पेथेटिक फाइबर्स बट ऑल्सो सिंपैथेटिक फाइबर्स are innervating there. That's why when you are in stressful situations your mouth becomes dry, because these sympathetic fibers inhibit the secretions of glands. Your eye becomes dry, mouth, eye becomes dry because these sympathetic fibers inhibit the secretions. And sympathetic fibers constrict blood vessels. Sympathetic fiber increase heart rate. Sympathetic fibers decrease the GI peristalsis. Sympathetic fibers dilates the bronchus. Sympathetic fibers increase sweat secretions. तो सिंपैथेटिक फाइबर सब जो होती है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर बॉडी। और इसकी एक एक्सेप्शन है, आप सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं। सिंपैथेटिक फाइबर्स जो प्री गैंग्लियन होती है ना, प्री गैंग्लियन वहाँ पर एसिटाइलकोलिन रिलीज करती है, सब भी सिंपैथेटिक फाइबर्स। लेकिन पोस्ट गैंग्लियन जो होता है ना, जहाँ पर मान लीजिए स्वेट ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड्स यहाँ पर भी एसिटाइलकोलिन रिलीज करती है, राइट। नॉट ओनली प्री गैंग्लियोनिक बट ऑल्सो ऑन पोस्ट गैंग्लियन पर एसिटाइलकोलिन रिलीज करती है। आप सब जानते हैं कि यहाँ लैटरल हॉर्न जो होती है स्पाइनल कॉर्ड की, लैटरल हॉर्न से नर्व फाइबर निकलती है। आप ये डोर्सल हॉर्न हो गई, ये वेंट्रल हॉर्न हो गई, और एक तो लैटरल हॉर्न होती है। लैटरल हॉर्न से ये फाइबर निकलती है और यहाँ पर एसिटाइलकोलिन रिलीज करती है, और ये एसिटाइलकोलिन इसको डिपोलराइज करती है, इस सेल बॉडी को, और ये करंट इधर जाती है और स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, राइट। तो हर एक सिंपैथेटिक फाइबर्स में ये यहाँ पर एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है प्री गैंग्लियोनिकली। लेकिन एक ही जगह है स्वेट ग्लैंड जहाँ पर पोस्ट गैंग्लियोनिक भी एसिटाइलकोलिन ही है, दूसरे जगह पर यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करती है, राइट। सो वो एक एक्सेप्शन है। तो ये हो गए, राइट। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आए रिलीज एसिटाइलकोलिन, राइट। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स रिलीज एसिटाइलकोलिन। तो ये हो गई इन समरी अबाउट एनाटोमी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द सिम्टम्स दैट यू गेट व्हेन देयर इज डिस्फंक्शन ऑफ दिस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो डिस्फंक्शन हो जाती है तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आती है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, और इससे आपकी पेशेंट को सिनकोप आती है, क्योंकि सेरेब्रल परफ्यूजन घट जाती है, सेरेब्रल परफ्यूजन, और इसीलिए विजुअल ब्लरिंग, लाइट हेडेडनेस ऐसी सिम्टम आ सकती है। क्यों होती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन? क्योंकि ये मैंने क्या बोला कि आपको सिंपैथेटिक फाइबर्स आल्सो इनर्वेट्स ब्लड वेसल्स। तो मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है और इसमें नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज कर रही है, इसके कारण से ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो रही है। और मान लीजिए ये फाइबर अच्छे से काम नहीं कर रही है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज नहीं कर पा रही है, तो ये डायलेटे रहेगी, और इसके कारण से डायलेट रहेगी तो हाइपोटेंशन हो सकती है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इन अनदर वीडियो, यू कैन वॉच दैट। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन तो ब्लड अच्छे से सेरेब्रल परफ्यूजन होती रहती है, क्योंकि ग्रेविटी की इफेक्ट ज़्यादा नहीं होती है। और ये पेशेंट जब स्टैंडिंग पोजीशन में आती है तो लेग में ब्लड पुल कर जाती है, ब्लड पुल होती है तो ऊपर सेरेब्रम में जो ब्लड फ्लो होती है वो घट जाती है, इसीलिए ऐसे प्री सिनकोप आती है। और सिंपैथेटिक सिस्टम अच्छी हो तो ये नीचे का लेग का ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करेगा और प्रीलोड हार्ट में जाएगा, और जितनी प्रीलोड अच्छी होगी उतनी कार्डियक आउटपुट अच्छी होगी और सेरेब्रल परफ्यूजन अच्छी होती है, राइट। तो एक तो सिम्टम हो गई ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। यू शुड नो दिस बिकॉज in history you have to ask these symptoms to know whether there are any problems in the autonomic nervous system or not. और दूसरी प्रॉब्लम होती है ब्लैडर बावल डिस्फंक्शन।
बाउल डिस्फंक्शन, तो इसमें आपको क्या क्या डिस्फंक्शन हो सकती है, बहुत वैरायटी की डिस्फंक्शन हो सकती है, जैसे इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है, ओवर एक्टिव ब्लैडर है, अर्ज इनकंटिनेंस है, अर्ज इनकंटिनेंस, यूरिनरी रिटेंशन, फीकल रिटेंशन, different types depending upon the balance of the sympathetic and parasympathetic tone, कौन ज़्यादा इफेक्ट हुई है उसके आधार पर ये सिम्टम्स सब आती रहती है. इफ़ यू डू यूरिन REME it is normal, यूरिन REME it is normal, but patient if symptoms of increased urinary frequency, urge incontinence, RBS भी नॉर्मल है, कोई सी उसकी पोलीयूरिया भी नहीं है. आप जो 24 आवर यूरिन मेजर करेंगे तो पोलीयूरिया भी नहीं है, यूरिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है. तो इरिटेबल बाउल ब्लैडर जैसे हो गए, इरिटेबल ब्लैडर, तो ऐसे सिम्टम आ सकती है और ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन में. उसके बाद स्वेटिंग भी इफेक्ट होती है. स्वेटिंग, जो हमारी स्किन में जो स्वेट ग्लैंड्स सबको सिंपैथेटिक फाइबर से इनर्वेट करती है, रो सिंपैथेटिक फाइबर सब डिजेनरेट हो गई, डिस्फंक्शन हो गई, तो स्वेटिंग अच्छे से नहीं होगी. स्वेटिंग अच्छे से नहीं होगी तो स्वेटिंग क्यों होती है, भीतर के टेम्परेचर बॉडी के ज़्यादा हो जाती है तो उसको डिसिपेट करने के लिए स्वेटिंग होती है. तो स्वेटिंग नहीं होगी तो उसके कारण से कोर बॉडी टेम्परेचर राइज करेगी, राइट. कोर बॉडी टेम्परेचर राइज करेगी तो पेशेंट को हॉट फ्लैशेस जैसे फीलिंग आएगी, हॉट फ्लैश, हॉट इंटॉलरेंस, राइट. उसके बाद 4th नंबर पे है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इरेक्शन के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स फंक्शनिंग होना ज़रूरी है. ये डैमेज हो जाएगी, डिस्फंक्शनल है तो इरेक्शन नहीं होगी. और फीमेल में वेजाइनल सेक्रीशंस ये सब नहीं होगी तो इससे भी डिस्कम्फोर्ट होगी, राइट. और मैंने आपको बोला कि सैलोइंग सेंटर भी ऑटोनोमिक सेंटर है, डेट इज़ कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, तो ये इफेक्ट होगी तो पेशेंट को डिस्फेजिया होगी, डिस्फेजिया होगी. और मैंने पहले बोला था आपको GI ट्रैक्ट जो होल है उस में पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, वैगस नर्व, राइट. ऑल्दो इट हैज़ इंटरिक नर्वस सिस्टम ऑन इट्स ऑन दिस इंटेस्टाइन बट इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वैगस नर्व. अब ये वैगस नर्व अच्छे से काम नहीं कर रही है तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, गैस्ट्रोपरेसिस हो जाएगी, गैस्ट्रोपरेसिस हो जाएगी. ये इसमें जो मोटिलिटी ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, राइट. गैस्ट्रोपरेसिस हो जाएगी तो पेशेंट को ब्लोटिंग जैसे फील आएगी, क्योंकि यहाँ से जो फूड मटेरियल है, वाटर है, वो नीचे नहीं जा रही है ना, इसीलिए ब्लोटिंग, डिस्टेंशन जैसे फीचर कंप्लेन करती है पेशेंट. इरेक्टेशन, डकार ज़्यादा आना, राइट. तो ये कुछ फीचर हो गए. तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हम डिस्कस कर लिए. उसके बाद आपको फैटीग और जनरलाइज्ड वीकनेस जैसी सिम्टम भी देती है. जनरलाइज्ड वीकनेस ये क्यों होती है, क्योंकि इतनी सारे सिम्टम इफेक्टिव है. कभी पेशेंट को प्रीसिनकोप हो रही है, स्लीप अच्छी नहीं होती है ऐसे पेशेंट को, तो इस सब से फैटीग, जनरलाइज्ड वीकनेस ऐसी फीलिंग आती है. और आप सब जानते ही हैं कि स्लीप भी हाइपोथैलेमस रेगुलेट करती है, और वही हाइपोथैलेमस में और ये ऑटोनोमिक सेंटर भी रेगुलेट करने वाली सेंटर है. तो उसकी सर्किट होती है, कनेक्शन होती है, उसमें डिस्फंक्शन हो गई तो स्लीप भी डिस्टर्बेंस होगी. स्लीप डिस्टर्बेंस होगी तो अच्छे स्लीप नहीं होगी, तो फैटीग होगी, माइल्जिया जैसे सिम्टम्स आएगी, वीकनेस जैसे सिम्टम्स आएगी.